जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का फिलोफोम पर। इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का पुनः स्वागत किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक फिलोफोम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी आपको न्यू अपडेट है वो यहाँ से आपको मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसको फॉलो करो, उस पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती रहती है जो पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलोफोम लेकर आया आप सभी के लिए जून 2023 के रिगार्डिंग न्यू बैचेस स्टार्ट कर चुका है। उसके रिगार्डिंग हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बैचेस स्टार्ट किए हैं। पेपर फर्स्ट की अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ लेते हो तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए 1499 रुपीज आपको पे करना होगा। गुड इवनिंग संजय गुप्ता जी। गुड इवनिंग संजय कुमार। गुड इवनिंग। अगर आप पेपर सेकंड ओनली पेपर सेकंड लेना चाहते हो, ये आपके लिए 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए रहेगा 2499 रुपीज के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों लेना चाहते हो तो ये आपके लिए रहेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। अगर आप लेते हो पेपर फर्स्ट और सेकंड को तो 2499 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बोथ लेते हो तो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये आपको पे करना होगा 4499 रुपीज आपको पे करना होगा। जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो ऐप पे रहेंगी। ऐप को हर क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे और 100 मॉक्स मिलेंगे जो आने वाली आपकी तैयारी को और बेहतरीन और ज्यादा बेहतरीन कर देंगे। अगर आप फिलअप फॉर्म के किसी भी बैच को परचेज करते हो और कोड यूज करते हो VIK10 तो आपको हर बैच के ऊपर 10% ऑफ मिलेगा। अभी जाइए और 10% ऑफ का फायदा उठाइए। गुड इवनिंग रितिका। गुड इवनिंग प्रेरणा बहन। आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे और दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला जो वंश आया था मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश, उसके बारे में देखेंगे। तो एक बार सभी जुड़ जाइए फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपकी जो पीछे 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिले थे आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा उनके अंदर। तो एक बार सभी कमेंट करके बता दीजिए कि सभी आ चुके हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। फराह नाज गुड इवनिंग बहन। गुड इवनिंग राखी बहन। अब अच्छा है, ठीक है, अभी तबीयत पहले से ठीक है। गुड इवनिंग सतीश कुमार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हम दिल्ली सल्तनत के हमारा मिडिवल इंडिया चला, मिडिवल हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे। मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। गुड इवनिंग किरण बहन। गुड इवनिंग। तो आज शुरू करते हैं, ठीक है। चलो फिर मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की जाती है। कब की जाती है? 1206 में इस वंश की स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हम 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर रहता है। इसके अंदर जो मामलुक वंश रहेगा वो 1206 से लेकर और 1290 तक रहेगा।
मोस्टली हम इसको मामलुक वंश बोला जाता है 1206 से 1290 तक। कारण क्या रहेगा उसको देखेंगे। लेकिन जो दास वंश है, जो गुलाम वंश है, वो लंबे पीरियड तक रहता है। ठीक है, मैं मामलुक वंश की बात कर रहा हूं, दास वंश की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कहीं फिर कहो कि ये तो ज्यादा समय तक रहता है। ठीक है, ये कब तक रहेगा? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक मामलुक वंश रहता है। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो मामलुक वंश है, इसको क्या कहा जाता है? दास वंश विषय को कहा जाता है। परंतु इसके दास वंश के नाम से कई इतिहासकारों को क्या है, मतभेद चला रहता है। क्योंकि जो इसके अंदर शासन आए वो पूर्ण रूप से दास नहीं थे, कुछ शासकों को छोड़कर। जैसे दास की बात करें तो दास का वर्णन होता है जो जन्मजात दास होता है, और मामलुक के अंदर क्या है, परिभाषिक तौर पर अंतर है। दास शब्द का अभिप्राय जन्मजात दास से है, कि जन्म जात यानी जो जन्म से ही दास पैदा हुआ। और मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। स्वतंत्र माता पिता की संतान से माना जाता है। जबकि मामलुक शब्द का अभिप्राय स्वतंत्र माता पिता के संतान से होता है। हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित मामलुक ही सबसे ज्यादा मान्य है। जो मामलुक वंश की जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? वो हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया। हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह के द्वारा प्रस्तावित नाम मामलुक वंश ही सबसे ज्यादा मान्य माना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इलबरी वंश भी कहा जाता है। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी वंश का नहीं था। इसलिए इसे इलबरी वंश की संज्ञा देना भी अनुचित ही ठहरा जाता है। 1206 से लेकर 1290 तक के जो भारत पर शासन करने वाले शासक हैं उनको आमतौर पर मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। जो 1206 से लेकर 1290 तक शासन करने वाले जो शासन आए भारत के ऊपर दिल्ली सल्तनत के अंदर, उनको मामलुक वंश के नाम से भी मामलुक नाम से ही जाना जाता है। मामलुक नाम से ही जाना जाता है। किसी को कोई डाउट? मामलुक डायनेस्टी ये रही थी 1206 से लेकर 1290 तक। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे। इट वाज आल्सो नोन एज द दास डायनेस्टी। इसको आल्सो नोन एज द, इसको किसके नाम से जाना जाता है? नोन एज दास डायनेस्टी। इसको दास डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दे आर द डेफिनेशनल डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ऑफ दास एंड मामलुक। दास एंड मामलुक के अंदर क्या है? डेफिनेशियल क्या डिफरेंस है। द इट वॉज कंसिडर फ्रॉम द बोर्न स्लेव वाइल द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये दास का क्या है कि जो स्लेव पैदा ही दास हुआ है। मामलुक वॉज द चाइल्ड ऑफ फ्री पेरेंट्स। और मामलुक का अर्थ क्या है कि वो चाइल्ड है फ्री पेरेंट्स का। मामलुक प्रपोज्ड बाय हबीबुल्लाह इज द मोस्ट वैलिड। जो मामलुक है वो हबीबुल्लाह के द्वारा प्रपोज्ड किया गया, हबीबुल्लाह के द्वारा उसको प्रस्तावित किया गया है। तो उसको क्या कहा जाता है? वो वैलिड है, मोस्ट वैलिड, सर्वमान्य है। क्योंकि इसको इलबरी वंश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मलसन मसलन सॉरी मलसन मसलन जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो इलबरी वंश के नहीं है।
ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? कमेंट कीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दासवंश के बारे में इतनी जो नॉलेज है वो आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम इसके फाउंडर के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम इसके फाउंडर के बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, सॉरी क्या हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध मुल्तान को छोड़कर, किसको छोड़कर? सिंध प्लस मुल्तान को छोड़कर, जो भी प्रदेश गोरी द्वारा जीते गए थे, मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए, उन पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो जाता है। वो वंश थे, वो सॉरी वो क्षेत्र था सियालकोट, सियालकोट पर इसका शासन हो जाता है। बनारस, लाहौर, बनारस, झांसी, अजमेर, और क्या, दिल्ली, मेरठ, कोल, कोल यानी अलीगढ़, ठीक है, कोल का अलीगढ़ के अंदर है। इन क्षेत्रों के ऊपर क्या हो जाता है? बिहार। इन क्षेत्रों के ऊपर किसका राज होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो जाता है। इतना समझ में आ गया? लाहौर के अमीरों ने से कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना था? राजा बनाया था। लाहौर के अमीरों ने इसको इसे राजा बनाया था, लेकिन राजा बनने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। किसकी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिपह सलार की उपाधि। किस किस की उपाधि धारण की थी? उपाधि की बात करें, जो टाइटल लिया था इसने, मलिक और सिपह सलार। सिपह सलार का टाइटल इसने लिया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, तो सॉरी, इसने न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, इसने क्या किया था? न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए, और न ही, हाँ किरण बहन, गुलाम वंश, मामलुक वंश, दास वंश, ठीक है, इसी को कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? मोहम्मद गोरी के एक अन्य अधिकारी, देखो इसके सामने क्या हुआ जिस समय ये उत्तराधिकार के ऊपर, इतना समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं उसके बाद।
हाँ संजय कुमार, लाहौर की बात करें तो इसने डरते हुए, ठीक है, इसने किसके डर से, यलदौज के डर से लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ना कि दिल्ली को। दिल्ली को यह राजधानी नहीं बना पाया था। चलो, अब जब ये राजा बना, जब शासक बना, तो इसके सामने कुछ चुनौतियां थी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले तो एक मोहम्मद गोरी का एक विश्वास पात्र था, कौन था, तजाउद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया इसने। इसकी शादी किससे हुई थी, शादी से इसने किसी कर ली, तजाउद्दीन ताजुद्दीन ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से। पुत्री से इसने शादी कर ली थी। एक एक तो इसने इसे खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा, एक अन्य अधिकारी था, उसने अपनी बहन की, मुंह बोली बहन थी इसकी, इस बहन की शादी किससे करवा दी, नसूरु नसीरुद्दीन कुबाचा से करवा दी। इसकी शादी किससे करवाई, कुबाचा। कुबाचा से इसने इसकी शादी करवा दी। फिर क्या किया इसने, अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया। किससे करवा दिया, इल्तुतमिश से करवा दिया। इसने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। किसमें, 1 लाख जीतल में खरीदा था। और इल्तुतमिश को अपनी दास्ता से मुक्त इसने 1206 में कर दिया था। 1206 में इसने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। लेकिन मोहम्मद बिन शाम ने, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाएगी, तो मोहम्मद बिन शाम जो उसके भाई थे मोहम्मद गोरी के, ये इसको 1208 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को दरबार में क्या करेंगे, दास्ता से मुक्त कर देंगे। 1208 को, 1208 में इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 एडी तक शासन किया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक रिसीव्ड सिंध एंड टेरिटरीज कंक्यूड बाय मोहम्मद गोरी। इसने मुल्तान और सिंध को छोड़कर जो अन्य राज्य उसके द्वारा जीते गए थे उसको ये प्राप्त हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक faced the challenges of succession war. He married the daughter of Tajauddin Yaldoz, another officer of Muhammad Gori. He married his sister Nasiruddin, नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ इसने शादी कर दी थी अपनी बहन की। और कुतुबुद्दीन ऐबक मैरिड हिज डॉटर टू इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक
संस्थापक माना जाता है। कमेंट करके बताइए, फिर आगे चलेंगे। इसने इल्तुतमिश को 1 लाख जितल में खरीदा था। इसको पहले क्या कर लेते हैं, इसको एक ये कुतुबी जनजाति से संबंध रखता था। ये किस जनजाति से था? कुतुबी जनजाति से संबंध रखता था। कुतुबी जनजाति से संबंध रखता था और इसको फखरुद्दीन अजीज कुकी के द्वारा, फखरुद्दीन अजीज कुकी के द्वारा खरीदा गया था। और बाद में इसको खरीदा किसने? खरीदा इसने फखरुद्दीन अजीज कुकी ने। और उसके बाद इसको महमूद गोरी के पास बेच दिया गया था। फिर इसके बाद इसने किसने इसको खरीद लिया था? महमूद गोरी ने इसको खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की और शासन शुरू किया। उसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन संचालन किया था और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक has assumed the title of Malik and Sipeh and started the rule. He did not assume the title of Sultan. Qutbuddin Aibak ruled from Lahore and made Lahore his capital. कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की, परंतु सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने सिक्के नहीं चलाए, ना ही खुतबा पढ़वाया। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। काजी फखरुद्दीन अजीज कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। उसके बाद काजी फखरुद्दीन अजीज कुकी से इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीद लिया गया था। ऐबक को सारी कुरान याद थी और यह सुरीले आवाजों में कुरान को गाया करता था, इसलिए इसे कुरान खां की उपाधि भी दी जाती है। उपाधि की बात करें या फिर इसके उपनाम की बात करें, उपनाम उपनाम ठीक रहेगा, उपाधि नहीं, उपनाम। उपनाम की बात करें तो लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श, हातिम सेकंड, हातिम सेकंड कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कुरान खां, कुरान खां इसको कहा जाता है। लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। गौर साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में गौर साम्राज्य की स्थापना करता है मोहम्मद गोरी, लेकिन गौर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वैसे ही इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा और बलबन को गुलाम वंश का उदारक माना जाता है। काजी फखरुद्दीन अजीज कुकी bought Qutbuddin Aibak. After that, it was bought by Muhammad Gori from Qazi Fakhruddin Kuki Aziz. Aibak memorized the entire Quran and used to sing it in a melodious voice. 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। चौगान की बात करें तो आधुनिक पोलो, ठीक है। चौगान कौन सा है? पोलो, ठीक है। पोलो गेम को खेलते समय इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक died after falling from his horse while playing चौगान 1210 एडी, ठीक है। 1210 एडी यानी 1210 एडी इन लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व की अगर हम तुलना करें या फिर मूल्यांकन करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति था। मूल्यांकन करें अगर इसके
व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो ये क्या था? एक योग्य सेनापति था, तीरंदाजी था, अचूक तीरंदाजी, योग्य सेनापति, योग्य सेनापति था, अचूक तीरंदाज था, अचूक तीरंदाज था, और प्रतिभाशाली था। प्रतिभाशाली का ये इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो दास से एक राजा के रूप में उभरने का है। अगर मैं प्रतिभाशाली की बात करूं ना तो गुलाम गंज सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है प्रतिभाशाली होने का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम होते हुए अपने आप को एक राजा के अंदर परिवर्तन कर लिया था। वो है ना कि जिंदगी वो नहीं जो आप जी रहे हो, ठीक है? जिंदगी वो नहीं जो आप जीना चाहते हो, जिंदगी वो है जो आप खुद बनाकर उसको जीना चाहते हो। कि एक जिंदगी जो आपको मिली है आप उसको जी रहे हो, वो नहीं। एक जिंदगी आप बनाते हो फिर उसको जीते हो, वो जिंदगी होती है। इसके बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो जाएगी और 1210 के अंदर आराम शाह शासक बनेगा। कुछ 8 महीने के लिए वो राजा बनता है, 1210 से लेकर 1211 तक। आराम शाह को सत्ता से हटाने के लिए बदायूं के गवर्नर, उस समय बदायूं के गवर्नर या फिर प्रांत अध्यक्ष कौन थे? इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा जाता है अमीरों के द्वारा, और वो निमंत्रण को स्वीकार करता है और आते ही इसको दिल्ली की इसको हराकर इसको परास्त करके दिल्ली की सत्ता के ऊपर अधिकार कर लेता है। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है? ठीक है। आराम सा एक कमजोर अयोग्य शासक था। दिल्ली के लोगों ने अपने शासक के रूप में इसको स्वीकार करने से मना कर दिया और आराम शाह को सत्ता से हटाने के लिए बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा गया, उसे स्वीकार किया और दिल्ली के जड़ नामक स्थान पर, दिल्ली के लिखो आराम शाह, ठीक है? आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक शासन करेगा। दिल्ली की सत्ता को, ये कैसा शासक था? अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। काइंडली, ठीक। जी भाई, जी संजय जी। क्या करें ना, थोड़ा सा जब पढ़ाने लग जाते हैं ना तो स्वास्थ्य भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, आराम से चलेंगे। बिल्कुल। 1210 से लेकर 1211 के अंदर अयोग्य शासक था आराम शाह। दिल्ली की जनता ने क्या किया, इसको राजा बनाने के, जो अपने आप को राजा स्वीकार करने के लिए इसको मना कर दिया कि अपना, हम इसको अपना राजा स्वीकार नहीं करते। उसके बाद क्या हुआ, इसको हटाने के उद्देश्य से, इसको हटाने के उद्देश्य से जो गवर्नर थे इल्तुतमिश बदायूं के, ये बदायूं के गवर्नर प्रांत अध्यक्ष थे, जो भी थे सो गवर्नर प्रांत अध्यक्ष उस समय थे, ये इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए और दिल्ली की गद्दी के ऊपर राज कीजिए, क्योंकि अब यहाँ का शासक कैसा है, आराम सा है, अयोग्य है। तो ये निमंत्रण को करता है स्वीकार और चला जाता है। और दिल्ली के अंदर एक स्थान है जड़। जड़ नामक जगह पे जाकर ये इसको हरा देता है और हराने के बाद दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। आगे चले। आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक कुछ समय ही शासक बना था। आराम शाह वॉज वीक incompetent ruler. The people of Delhi refused to accept him as their ruler. An invitation letter was sent to Badaयूं governor Iltutmish to remove Aram Shah from power. ठीक है, but defeated Aram Shah and to power of Delhi. इसने क्या किया, जड़ नामक स्थान पर, जड़ एक जगह का नाम है, वहां से उसको क्या कर लिया था, इसने अपने अंदर उसको वहां से हरा दिया था। ठीक है, ये जो पावर वर्ड है इसको थोड़ा सा जड़ जगह का नाम आएगा, यहाँ पर जड़ कर लेना। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश। अल्तमस इसका नाम भी है, अल्तमस भी इसको बोला जाता है। हरियाणा के अंदर एक एग्जाम हुआ था, टीचिंग एग्जाम था, उसके अंदर इसका अल्तमस नाम पूछा गया था कि अल्तमस किसका उपनाम है, तो इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के अंदर ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दिल्ली को राजधानी बनाया था। गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश 1211 to 1236 AD at the time of हाँ बिल्कुल संजय, जब तक किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर जिसको समझ में ना आए ना वो कमेंट करेगा तभी मुझे पता चलेगा। मैं भगवान तो हूं नहीं कि सभी के मन के अंदर बैठा हूं, ठीक है ना ही आप मेरे पास ऑफलाइन के अंदर हो। अगर ऑफलाइन के अंदर होते तो मुझे आपके चेहरों से पता लग जाता कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब मुझे जहां पर जितने यहाँ पर कमेंट मिलते हैं मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। मेरे लिए सभी स्टूडेंट समान है और मैं किसी को भी पीछे छोड़कर नहीं चलूंगा। जो यहाँ पर आया है वो मेरे विश्वास से आया है, मुझ पर ट्रस्ट करके आया है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है उसके ट्रस्ट को बनाए रखना। तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं उसका थोड़ा सा माध्यम बनूंगा। मेरे द्वारा जो भी आपकी सहायता हो सकती है, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, मैं माध्यम के जरिए आपका काम करूंगा। आपकी जो जर्नी होगी, मान लीजिए ये आप हो और ये आपकी जर्नी है जीआरएफ, ठीक है, इस जर्नी के बीच में जो माध्यम होगा उस माध्यम का काम मैं हूं। जो माध्यम है वो कौन हूं, वो मैं हूं। ठीक है, आपके लिए वो माध्यम मैं बना हूं, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर कर यहाँ पर आए हो, तो चिंता मत करो। जब तक एक भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उम्मीद यही करूंगा कि उसका कंसेप्ट क्लियर करके चलो और अच्छे से उसको समझ में आए।
एक बार कमेंट कर दीजिए सभी कि समझ में आया या नहीं आया, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके किरण बहन, ओके ओके, चलो लगभग सभी को समझ में आ रहा है। एंशिएंट के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन जो मिडेवल होती है वो हमने रीड की होती है, थोड़ा सा हमें इसलिए अच्छा लगता है मिडेवल के अंदर। मुझे एक बच्चे का कमेंट नजर नहीं आ रहा, मोस्टली दो बच्चे काफी दिनों से क्लास में नहीं है, एक महादेव और एक बच्चे का और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था ऐबक की मृत्यु के समय, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजधानी दिल्ली बनाई थी। दिल्ली का सुल्तान बनता है, इसको अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली का जब सुल्तान बना तो इसके सामने कठिनाइयां थी। एक तो राजपूतों के विद्रोह चल रहे थे, और कुबाचा, ये चाचा नहीं कुबाचा, कुबाचा ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, जैसे जालोर, रणथंबोर और ग्वालियर, और ग्वालियर तथा दुआब क्षेत्र इनके हाथों से निकल चुके थे। दुआब क्षेत्र, ठीक है, दुआब दुआब नहीं दोआब क्षेत्र इनके हाथों से निकल चुके थे। ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही हैड टू फेस अदर डिफिकल्टीज इन दैट द राजपूत वर रिवोल्टिंग, कि राजपूतों के जो विद्रोह हो रहे थे वो, द कुबाचा हैड इंक्रीज्ड हिज पावर एंड हैड टेकन पोजीशन ऑफ सम एरिया, जलोर, रणथंबोर, ग्वालियर एंड दोआब हैड पास्ड आउट ऑफ हैंड्स, इनके हाथों से जा चुके थे। दिल्ली के अमीरों का दमन, इसने क्या किया? दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीर क्या कर रहे हैं कि इसको दिल्ली के अमीरों ने सुल्तान के रूप में स्वीकारने से मना कर देते हैं, और दिल्ली के जो षड्यंत्रकारी अमीर थे उनका ये क्या कर देता है, दबा देता है, पतन कर देता है उनका। उनका दमन करने के बाद जो भी जागीरदारों के जो भी सैनिक थे उनको अपने अंडर ले लेता है। इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने से दिल्ली के अमीरों ने मना कर दिया, और उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, जो इल्तुतमिश था इसको राजा मानने से इनकार कर दिया। राजा ने सुल्तान, ठीक है, सुल्तान मानने से मना कर दिया, और क्या करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए। इसलिए सबसे पहले इसने इल्तुतमिश ने इसलिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने अमीरों का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में ले लिया। द नोबल्स ऑफ दिल्ली हैड रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज इल्तुतमिश हैज sultan, and they started conspiring against the sultan. So first of Iltutmish suppressed the nobles and captured the military jaildars, जो जागीरदार, जो मिलिट्री जागीरदार थे, जो भी इनको क्या कर लिया, अपने कब्जे के अंदर कर लिया था, कैप्चर्ड कर लिया था, उनको अपने कब्जे में ले लिया था। इस स्लाइड पर किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके।
2 दिन रिवीजन किया ना अच्छे से, या फिर रिवीजन तो किया होगा ना 2 दिन, टाइम मिल गया था, है ना? समय का यूटिलाइज किया करो, जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज किया करो अपने हर चीज के अंदर। आपके पास इतने समय नहीं है कि आप अपने जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सको। चलो, यलदोज यलदोज इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, यानी जब से जो सबसे प्रमुख था इसका, जो इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी, यानी सबसे ज्यादा जो इसका प्रतिद्वंदक था या फिर जो दुश्मन था इसका सबसे ज्यादा, वो कौन था? यलदोज था। ख्वारिज्म के शाह के समय वह भागकर लाहौर आ गया। ख्वारिज्म शाह के समय कौन? यलदोज यलदोज भागकर कहां पर आ गया? लाहौर आ गया। लाहौर आ गया तो ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण से बचने के लिए यलदोज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध कर उसे बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर देता है। ये तराइन की तीसरी लड़ाई है। तराइन की तीसरी लड़ाई भी इसको माना जाता है। ठीक है, तीसरी लड़ाई 1215 के अंदर हुई थी। किसकी इसके बीच? यलदोज और इल्तुतमिश के बीच। यलदोज और इल्तुतमिश के समय बीच ये लड़ाई हुई थी। इसके अंदर यलदोज हार जाता है और मारा जाता है। Yildiz was the main rival of Iltutmish during the time of the Shah of Khwarizm. He fled to Lahore to avoid the invasion of the Shah of Khwarizm, fought against Yildiz in the field of Train in 1215, took him prisoner and later him killed. पहले उसको बंदी बना लिया गया, प्रिजनर बना लिया, उसके बाद उसको मार दिया। बिल्कुल 1191, 1192 और 1215। रिपीट कर देते हैं बिल्कुल। ख्वारिज्म के शाह, ख्वारिज्म एक जगह है और वहां के शाह के समय, शाह का वहां पर शासन चल रहा था, तो शाह के समय यलदुज वहां से भागकर कहाँ गया? लाहौर आ गया। यलदुज वहां से भागकर कहाँ गया? लाहौर आ चुका था। और इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण के बचने से, अब देख लो, मान लो इल्तुतमिश ने भी अच्छा काम किया, ये शाह है और ये इल्तुतमिश है, सॉरी ये यलदोज है और यहाँ पर हमारे इल्तुतमिश भाई साहब। ठीक है, कौन है? इल्तुतमिश भाई साहब है। यह है तराइन का मैदान। ठीक है, ये यहां से भागा, लाहौर से भागा, सॉरी ख्वारिज्म से भागा। और यलदोज इल्तुतमिश ख्वारिज्म के शाह के समय वह भागकर कहां पर आ गया? ये इसको मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा है, इससे भागकर कहां आ गया? लाहौर आ गया। ये लाहौर आ रहा था तो इसको इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर, तो इसने क्या किया? इसको वहीं पर रोकने की कोशिश की और ये चला गया तराइन के मैदान में। ठीक है, तराइन के मैदान में इसको यहाँ पर रोका और इसको बंदी बनाया और मार दिया, जिसकी वजह से शाह ने इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया।
ऐसे इसने अपने क्या किया, एक समस्या का, एक कठिनाई का समाधान कर लिया। किसी को कोई डाउट? ठीक है। बंगाल के विद्रोहियों के दमन, बंगाल में विद्रोह हो जाता है और दमन की बात करते हैं तो बंगाल के गयासुद्दीन आजम खिलजी, बंगाल में विद्रोह किसने किया था? गयासुद्दीन आजम खिलजी, आजम खिलजी ने वहां पर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और जो ये विद्रोह था ये नागवार गुजरा इल्तुतमिश को, इसलिए उसने 1225 के अंदर बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर आक्रमण कब किया? 1225 में। और गयासुद्दीन आजम खिलजी इल्तुतमिश की सेना का सामना नहीं कर पाया और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? 1225 के अंदर ही इसने अधीनता स्वीकार कर ली। Dispersion of the rebellions of Bengal, Ghiyasuddin Azam Khilji of Bengal had refused to accept Iltutmish's subordination. He was expurgated. ठीक है, तो अब बंगाल के विद्रोहियों को भी समाप्त कर चुका है। बचे हैं अब कुबाचा। कुबाचा इनसे हारने के बाद क्या करेंगे, सिंधु नदी, वैसे जब भाग रहे होंगे, सिंधु दोआब था, मुल्तान के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लेता है और वह भागते समय सिंधु नदी में ही डूबकर मारा जाता है। क्या होगा? सिंधु नदी में डूबकर मर जाएगा। चालीस अमीरों के दल का गठन। क्या करेंगे? 1 मिनट। किरण, एक बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या कमेंट किया है, तो दोबारा थोड़ा सा क्लियर बता सकते हो कि क्या कमेंट किया आपने? कुबाचा। कुबाचा को क्या करेगा? जैसे अब इसका ध्यान किसकी तरफ गया? कुबाचा की तरफ गया। मंगोलों के आक्रमण से भयभीत कुबाचा क्या हो जाता है, वहां से भागकर पंजाब आ जाता है। पंजाब आ जाता है और पंजाब आते ही अब इसकी स्थिति हो जाती है कमजोर। तो कमजोर होने के बाद इल्तुतमिश किसके ऊपर आक्रमण करता है? कहां पर रिटर्न है? अच्छा अच्छा, नागवार गुजरा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। 1 मिनट, ये नागवार गुजरा इसकी बात कर रहे हो ना? अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इसकी हिंदी भाषा के अंदर कहें। अब मान लो आपकी कोई चीज यूज करे कोई आपसे बिना पूछे, मान लो आपके मोबाइल को कोई
ठीक है, आपकी किताबों को बिना पूछे कोई टच करे, आपकी जो प्रिय, जो आपको सबसे प्यारी चीज है, उसको कोई छुए, ठीक है, तो उसको क्या होगा, नागवार होगा आपको, क्या होगा, आपको पसंद नहीं आएगा वो, ठीक है, नागवार गुजरा। और उसके बाद क्या होगा, ये 1225 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्लास अच्छी लग रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? कमेंट कीजिए एक बार। 1 घंटा बीत चुका है, कुछ तो अच्छा सीखने को मिल रहा होगा ना। कुबाचा को इसने 1228 में हराया था। ठीक है, कब हराया था, 1228 के अंदर हराया था। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। चालीसा अमीरों के दल का गठन किया। चालीसा एक दल था जिसको तुर्क ए चहलगानी क्या कहा जाता है, तुर्क ए चहलगानी या फिर चालीसा दल कहा जाता है। इसके अंदर 40 तुर्क अमीर थे। गुलामों के दल को इकट्ठा किया और जिसे तुर्क ए चहलगानी, ये विश्वास पात्र थे इल्तुतमिश के, उनको इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया। Formation of group of 40 nobles, Iltutmish gathered a group of Turkish nobles and slave called तुर्क ए चहलगान चालीसा दल। 1229 के अंदर बगदाद के खलीफा, कहां के, बगदाद, बगदाद के खलीफा ने इसको 1229 के अंदर बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि दी। 1229 में किसकी उपाधि मिली, सुल्तान ए आजम, आजम की उपाधि मिली। किसने दी थी, बगदाद के खलीफा ने दी थी। और एक वशिष्ठ घोषणा पत्र इसके लिए भेजा था, एक घोषणा पत्र भेजा था, विशिष्ट अधिकार पत्र इसको दिया था। और इसको लिए क्या भेजा था, खिलवत इसके लिए भिजवाई थी। क्या भिजवाई थी, खिलवत, सॉरी खिल्लत, खिल्लत भिजवाए थे इसके लिए।
माफी चाहेंगे, सॉरी। खिल्लत क्या होता है? खिल्लत किसी को पता है? खिल्लत होता क्या है? कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल समान सूचक, ठीक है, पोशाक नहीं, समान सूचक वस्त्र, समान सूचक वस्त्र, ठीक है। होती तो पोशाक ही है, फिर भी एक पूरा वर्ड इसका जो रहेगा वो समान सूचक पोशाक रहेगा। और जिससे इसकी शक्ति और इसका पद दोनों बढ़ गए। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था इल्तुतमिश। क्या था? दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश क्या है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या नाम है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा इसका पूरा नाम। अब इल्तुतमिश के जो मृत्यु है वो हुई थी 30 अप्रैल 1236 को। In 1229 AD, the Khalifa of Baghdad gave him the title of Sultan-e-Azam and sent him Khalifat. Iltutmish was the first legal Sultan of the Delhi Sultanate to receive a letter of authority from the Khalifa. खिल्लत, ठीक है, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, खिल्लत आएगा यहाँ पर। और इसकी मृत्यु कब हो जाएगी? 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, किसकी? एकता प्रणाली ठीक है, एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दान में दी जाती थी। दो सिक्के चलाए थे, टका व जीतल का। सिक्के कौन से चलाए थे? टका और जीतल, दो सिक्के चलाए थे। टका चांदी का होता था और जीतल पीतल का होता था। पीतल का होता था। 1235 के अंदर क्या करेगा? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण करेगा। महाकालेश्वर, महाकाल मंदिर पर, एक मिनट, महाकालेश्वर नहीं, महाकाल मंदिर,
आक्रमण करता है। दिल्ली में मदरसा खोला था इसने। दिल्ली में क्या करा था? मदरसा खोला था। मकबरा शैली का जनक माना जाता है। और इसका मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। मकबरा शैली का जनक माना जाता है। यहां तक समझ में आ गया? कमेंट कीजिए एक बार। ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक शासन करेगी। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को क्या बनाना था? उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। परंतु उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा? अमीरों ने एक अत्यंत विलासी उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बना दिया। अब जो राजा है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, लेकिन ये किसके संरक्षण के अंदर क्या है? इसका जो नियंत्रण था वो इसकी माता, इनकी मां शाह तुर्कान, शाह तुर्कान के हाथों में था। चलो, शाह तुर्कान के हाथों में इसका क्या चल रहा था? नियंत्रण चल रहा था। फिरोज की मां क्या थी? क्रूर अत्याचारी थी। राज्य में क्या हो जाता है? राज्य में अराजकता फैल जाती है। अब रजिया सुल्तान क्या करती है? लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने चली जाती है। क्या हो जाती है? जनता से न्याय मांगती है। जनता से न्याय मांगती है लाल वस्त्र पहनकर। और उसके पश्चात क्या होता है? जनता इसका समर्थन कर देती है और इसको सुल्तान बना लेती है। तो उत्तराधिकार के मामले में जन समूह को नहीं दिया गया पहला निर्णय था। इसकी ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। ग्वालियर को जीतने के बाद इसको क्या बना दिया गया था? सुल्तान बनाने की इसको सोच लिया गया था, बट उसके बाद क्या हो गया? रजिया कुतुब बेग, माता कुतुब बेग गम, कुतुब बेगम पिता इल्तुतमिश और माता कुतुब बेगम। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था।
1236 ईस्वी में शासन पर बैठने के बाद रजिया ने सबसे पहले विद्रोहियों का दमन शुरू किया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों की भांति काबा पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। क्या क्या पहनकर? चोगा प्लस काबा प्लस टोपी। ठीक है, टोपी की बात करें तो टोपी को क्या कहा जाता है? कुल्हा। ठीक है, कुल्हा। काबा यानी कोट। इसने बाल कटवा लिए थे अपने और नियुक्तियां शुरू कर दी थी अपने दरबार में। क्या शुरू कर दी थी? नियुक्तियां शुरू कर दी थी। रजिया सुल्तान 1236 to 1240 AD, after sitting on the ruler in 1236 AD, Razia first started suppressing the rebels. Razia abounded the practice of and come in front of the public wearing the Kaaba like man. बिल्कुल अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग टिप्पणियां की हैं, एक बार उनको भी देखेंगे। ठीक है, उनकी जो सोच रही है एल्फिंस्टीन उसके अंदर एक प्रमुख है और एक मिनाज एक उसके अंदर प्रमुख है। रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर यानी असव सैला का प्रमुख। किसका? असव साला का प्रमुख। अबसिनियाई अबिसिनियाई सिनियाई दास था। ठीक है, अबसिनियाई दास था और इसको असव साला का प्रमुख बना दिया था याकूत को। रजिया सुल्तान अपॉइंटेड जलालुद्दीन याकूत एज अमीर याकूर। रजिया सुल्तान ने एक अमीर अल्तूनिया को ताबर हिंद का इख्तियार बना दिया। ताबर हिंद वर्तमान बठिंडा। ठीक है, ताबर हिंद का इख्तियार नियुक्त किया तो उसने विद्रोह कर दिया था जिसमें अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया था। हालांकि बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया को अपने साथ मिला लिया और उससे शादी कर ली थी। क्या कह रहे हो संजय, एक बार दोबारा बताना। रजिया सुल्तान अपॉइंटेड ए अमीर अल्तूनिया एज द इख्तियार ऑफ ताबर हिंद यानी बठिंडा का। He rebelled in which the rich class supported him. However, later Razia Sultan joined Altunia with her and married her. ये क्या करते हैं कि जब ताबर हिंद के अंदर उसने अल्तुनिया ने विद्रोह किया तो ये दिल्ली से चलती है विद्रोह को दबाने के बाद और अल्तुनिया से जाकर क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया और अल्तुनिया के साथ रजिया अल्तुनिया के साथ अपनी राजधानी वापस लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकू ने उनकी हत्या कर दी थी। षड्यंत्रकारी की बात करें तो षड्यंत्रकारी के अंदर उसके षड्यंत्र में एतगिन बलबन एतगिन बलबन और बहराम शाह
प्लस याकूत का भी हाथ माना जाता है। It is believed that the Razia was returning to the capital with Altunia when someone scamming dacoits killed her on the way. 13 अक्टूबर 1240 के अंदर कैथलमेन की हत्या कर दी जाती है। 3 वर्ष 6 महीने तक ये अत्यंत सफल, एक बहुत सफल शासन करती है। कितने महीनों तक, कितने समय तक? 3 वर्ष 6 महीने। हाँ संजय, बिल्कुल। कैथल हरियाणा के अंदर इनकी डेथ हुई थी और कैथल 1 नवंबर 1989 को बना था। करनाल मंडल के अंडर रहता है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर के द्वारा इसको बसाया गया था। कपिस्थल भी कहा जाता है। हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है कैथल को। आगे चलते हैं। मिन्हाज लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वह सभी प्रशासनिक गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। मिनाज राइट्स, faith did not make her a man, otherwise all her qualities could have been beneficial to her. Razia had all the administrative qualities that a sultan should have. एल्फिंस्टन ये कहता है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। रजिया सुल्तान के बाद 1240 के अंदर मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनेंगे और अमीरों की महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाएगी तो 1242 के अंदर ही एक नया पद लेकर आएगा, नयाब ए मुमालिक। और उसके बाद जो सारा एक जो शासन व्यवस्था थी जो एक राजा के सुल्तान के हाथों में थी वो नयाब ए मुमालिक के हाथों चली जाएगी। कमेंट करके बताइए, फिर आगे देखते हैं। कमेंट कीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे। ठीक है नो।
समझ में तो आ रहा है ना? क्लास अच्छी लग रही कोई? और मंडे को आपकी क्लास लंबी हो सकती है, तो अपना जो डाटा है वो स्टोर करके रखना, ठीक है, बचा कर रखना, ठीक है। मंडे को आपकी क्लास लंबी जा सकती है, तो अपना जो डाटा है वो संभाल कर रखना, वेस्ट मत करना उसको। चलते हैं आगे, देखते हैं। बहराम शाह, 1240 से लेकर 42 तक। बहराम शाह शासक बना, एक नया पद लेके आया, नायाब मामलिकात। इस पद के आने के बाद राजा क्या बन जाता है? कठपुतली बन जाता है, और एतगीन को क्या करता है? एतगीन को अपना नायाब मुमलिकत बनाता है। बाद में बहराम शाह ने एतगीन को मरवा दिया था। क्या कर दिया? एतगीन को मरवा दिया था। जनता ने बहराम शाह को जो अस्वीकार कर दिया था, और बहराम शाह की हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद को, अब कौन बनेंगे? अलाउद्दीन मसूद। मसूद शाह को शासक बनाया 1242 से लेकर 1246 तक। शासन की जो बागडोर थी, इसके समय एक अमीर था बलबन। अमीर बलबन शक्तिशाली होता जा रहा था, और उसके हाथों में शासन की बागडोर थी। बलबन जो था, जो तुर्क के चहलगानी था, उसका सदस्य था। योग्यता के कारण आगे नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसको राजनीतिक पद क्या होगा? काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। बलबन इसको क्या करेगा? धोखे से इसको मार देता है। अलाउद्दीन मसूद के बाद जो शासक बनेगा, वो बनेगा शासक नसीरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर 1266 तक। नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर 66 तक राजा बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, ठीक है। और तबाकत ए नसीरी क्या है? तारीख है मुबारक शाही के अनुसार, या फिर तबाकत ए नसीरी जो इसके जीवन पर आधारित है। मिनाज ए सिराज इसके दरबार में, नसीरुद्दीन के दरबार में कौन था? ठीक है, कौन था? जो मिनहाज, मिनहाज इसके दरबार में रहता था, ठीक है। तबाकत ए नसीरी कौन सी है? तबकात ए नसीरी या फिर नसीरी, क्या इसके जीवन पर आधारित है।
तारिक ए मुबारक शाही के अनुसार, तारिक ए मुबारक शाही के अनुसार इसके बाद बलबन शासक बना। बलबन शासक बना। इसने 1249 के अंदर 1249 के अंदर बलबन को उलग खां की उपाधि दी थी। किसकी? उलुग खां की। नसीरुद्दीन अंतिम समय में पागल हो जाता है और लाहौर के बाजार के अंदर क्या करता है? टोपियां बेचकर अपना गुजारा करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? परंतु कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बलबन ने ही इसको जहर दे दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बलबन के द्वारा इसको 1266 के अंदर जहर दे दिया गया था। आगे चलें। कमेंट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बलबन, इल्तुतमिश ने इसे मंगोलों से खरीदा था और दिल्ली सल्तनत का उदारक माना जाता है। इल्तुतमिश ने मंगोलों से किसे खरीदा था? माना जाता है कि बचपन में मंगोल इसको पकड़ कर ले गए थे। क्या ले गए थे? बचपन में मंगोल इसको पकड़ कर ले गए थे और गुलाम के रूप में बेच दिया था। Iltutmish bought it from the Mongols and is considered the benefactor of the दिल्ली सल्तनत। बलबन गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। 1248 में हरियाणा पर प्रथम बार आक्रमण किया था। बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हांसी का इख्तियार था। हरियाणा पर प्रथम आक्रमण 1248 के अंदर किया था और जो गद्दी पर राजा बनने से पहले हांसी हरियाणा के अंदर है, इख्तियार था। Balban was the last powerful ruler of the slave dynasty. He adopted the policy of blood and iron. He invaded Haryana from the first time. 1248, Balban was the ruler of Hansi before uh, ascending to the throne of Delhi.
बलबन ने गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। क्या किया? साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और देवी अधिकारों पर राजतत्व के संबंध में देवी अधिकारों पर बल दिया। उसने सिजदा और पाबोस के नियम लागू किए। उसने दरबार को ईरानी तौर तरीके से सजाया और नौरोज ईरानी त्योहार मनाने दरबार के अंदर शुरू कर दिया था। सिजदा होता है दंडवत प्रणाम करना, ठीक है, और पाबोस होता है जमीन को चूमना, सॉरी कदम को चूमना, जमीन को नहीं कदम को, पाबोस। कदम चूमना। As soon as he ascending the throne, Balban sounded contact with the common people. He emphasized the divine rights of kingship. He introduced the law of Sizda and Pabos. He decorated the court in Iranian ways. बलबन ने राजा बनते ही चालीसा संगठन का अंत कर दिया था, क्योंकि चालीसा संगठन के अंदर ही रहकर ये इसने ताकत प्राप्त की थी और शक्ति से प्राप्त की, और शक्ति प्राप्त करके ही इसने क्या किया था, अपने आप को शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। Balban ended the Chalisa organization as soon as he became king. बलबन ने जिल्ले लाही की उपाधि धारण की थी। किसकी? जिल्ले लाही, यानी भगवान की परछाई, ईश्वर की परछाई। बलबन assumed the title of जिल्ले लाही। शाही वंशज होने का दावा किया था। शाही वंशज होने के लिए, जैसे ये पहला शासक है जैसे जो अपने वंश के बारे में दावा करेगा सल्तनत का। शाही वंशज होने का दावा किया। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामे में वर्णित, फिरदौसी की एक शाहनामा है, किसके द्वारा रचित है? फिरदौसी। फिरदौसी की शाहनामा में वर्णित, शाहनामे में किसका वर्णन है? अफरासियाब। अफरासियाब एक वंश है, उसका वर्णन है, और उसने स्वयं को उस वंश का बताया था। बलबन ने क्या कहा था कि मैं अफरासियाब वंश का हूं। कुलीनता पर बल दिया। इसने बलबन का एक प्रसिद्ध कथन है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रोधित हो जाता हूं और अपने आप ही मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। बलबन का एक वाक्य है जो बलबन ने स्वयं कहा था, प्रसिद्ध कथन है, जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर
क्रुद्ध होकर मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है। कमेंट कीजिए एक बार, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बलबन ने ब्रीद मुमामलिक नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। इसने क्या किया था? एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। कौन सा गुप्तचर विभाग? ब्रीद मुमामलिक। क्या ये गुप्तचर विभाग है? गुप्तचर विभाग है, और इसका जो अधिकारी होता है ब्रीद कहलाता है। दीवाने ब्रीद की स्थापना की थी। विभाग था एक दीवाने ब्रीद। ब्रीद। दीवाने अरेराज। या फिर आरिज। दीवाने आरिज या अरेराज एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। सबसे पहले इमाद उल मुल्क को, किसको? इमाद उल मुल्क को यह पद सौंपा गया था। दीवाने आरिज का, सॉरी, दीवाने आरिज जो सेना का जो सैन्य विभाग था उसका जो पद सौंपा गया था वो दीवाने आरिज इमाद उल मुल्क को सौंपा गया था। बलबन जैसे रजिया सुल्तान के समय एक टेबल बनाइए। यहाँ पर शासक और पद। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के समय अमीर शिकार के पद पे था। किस पद पर था? अमीर ए शिकार। बलबन की बात करें, बलबन रजिया सुल्तान के समय अमीर ए शिकार के पद पर था। बहराम शाह। बहराम शाह के समय अमीर ए अखूर था। किसका पद था?
अमीर ए अखूर। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन किसके पद पे था? नायाब ए मामलिकत। मामलिकत के पद पे। लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। और लौह व रक्त की नीति के अंदर क्या था कि अगर कोई विद्रोही, जैसे विद्रोही को मार दिया जाता है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को दास बना लिया जाता है। 1265-66 के अंदर इसने मेवातियों का दमन किया था और हरियाणा के अंदर मेवात के जो जंगल थे उनको कटवा दिया गया था। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, ये नोट कर लिया? अच्छे से विजिबल है या नहीं है? फिर इसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, 1265-66 के अंदर इसने मेवातियों को दमन किया था। हरियाणा के अंदर मेवात, दमन करने के लिए इसने हरियाणा के वनों को कटवा दिया था। बारह सौ नवासी के अंदर, 1279 के अंदर बंगाल के तुगरिल खां, कौन है? तुगरिल, विद्रोह कर देते हैं। इसकी जो विद्रोह करने के बाद अपने नाम के सिक्के जारी कर देते हैं। अपने नाम के क्या कर देते हैं? सिक्के जारी कर देते हैं। ये क्या करता है, उसके ऊपर लगातार 2 बार सैन्य अभ्यास करता है लेकिन असफल हो जाता है। और कुछ समय बाद बलबन, 2 वर्ष लग गए बलबन को ये काम करते करते, और तुगरिल युद्ध से बचता रहता है। क्या तो रहता है, 2 वर्ष लग जाते हैं और तुगरिल क्या करता रहता है, इस युद्ध से बचता रहता है। और तुगरिल को बाद में बलबन दबोच लेता है। बंजारों की एक सूचना के आधार पर बंजारे सूचना दे देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं कि वो कहाँ पर है। तो बंजारों की सूचना के आधार पर उसको दबोच लेता है और उसको हरा देता है, हत्या कर देता है उसकी, तुगरिल खां की। तुर्क के चहलगान का
अंत कर देता है। क्या कर देता है? तुर्कान चहलगानी का, यानी चालीसा का, चालीसा दल को समाप्त कर देता है। ये क्या करता है? अमीरों के छोटे छोटे अपराधों पर उनको कड़े दंड देता है और बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर देता है। तीन वर्ष के अंदर ही बलबन के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें इसकी मृत्यु के बाद वो क्या हो जाती है? उनका पतन शुरू हो जाता है। वो पद प्रतिनिष्ठा जो थी, सुल्तान के पद की प्रतिनिष्ठा थी, जो सिजदा व पाबोस चलाई गई थी, वो क्या हो जाते हैं? उनका समाप्त होना शुरू हो जाता है। 1287 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1287 के अंदर। बर्नी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंकी और 40 दिन का उपवास किया। According to Burney, the Maliks who were scented the death of Balban through their clothes and carried the body of the Sultan barefoot to the cemetery, threw dust on their heads and observed a fast of 40 days. उन्होंने फास्ट रखा 40 डेज का। इसके बाद बलबन के जो उत्तराधिकारी आएंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी के अंदर जब कुछ इतिहासकारों का मानना है जैसे कि जो बलबन के पुत्र थे वो शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद इनको गहरा शोक पहुंचा और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। मोहम्मद की मृत्यु मंगोलों के द्वारा की जाती है। शहजादा मोहम्मद मंगोलों के द्वारा मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है, और जिसके शोक की वजह से इसको क्या हो जाता है? बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। उसके जीवन काल में ही युवराज जो मोहम्मद मंगोलों से युद्ध करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसके दूसरे पुत्र बुगरा खां की सुल्तान पद से उदासीनता के कारण, इसका जो दूसरा पुत्र था कौन सा था? बुगरा खां। ये सुल्तान नहीं बनना चाहता था। उदासीनता के कारण इसने जो अपनी मृत्यु से पहले ही शहजादा मोहम्मद के पुत्र किसको? के खुसरो को अपना शासक चुना। इसका पुत्र था के खुसरो। शासक चुना। के खुसरो की हत्या करवा दी गई थी और जो गैर अमीर वर्ग के आसपास के संघर्ष करने लगे थे उन्होंने क्या किया? अवहेलना करते हुए बुगरा खां के अल्पवयस्क एक विलासी पुत्र केकुवाद को राजा बनाया। किसको? केकुवाद को। बुगरा खान ने क्या किया? राजा बनने से मना कर दिया, इसी का पुत्र है, ठीक है, बलबन का। और शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु वैसे ही हो चुकी है और शाहजादा मोहम्मद का एक पुत्र था के खुसरो, उसको शासक बनाया था। के खुसरो की हत्या करवा दी जाती है और उसके बाद केकुवद के एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी के जैसे क्या करता है? इसका संरक्षण देता है और बाद में यमुना नदी में फेंक देता है। केकुवाद को क्या करता है? बाद में
यमुना नदी के अंदर 1290 के अंदर फेंक देता है। ये दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान बनेगा वो फिरोज खिलजी बनेगा। कौन बनेगा? फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनेगा। केकुबाद के बाद जो एक शमसुद्दीन कैमूर्स क्या बनेंगे? शमसुद्दीन कैमूर्स राजा बनेंगे और फिरोज खिलजी उसका संरक्षण करेगा। और इसी के साथ क्या हो जाएगा? इस वंश का अंत हो जाएगा। एक बार जो ये उत्तराधिकारी आए हैं उनको दोबारा देख लो। देखो, बलबन के बाद मोहम्मद शाह नहीं बन सकता क्योंकि वो शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। बुगरा खान ने बनने से मना कर दिया। और उसके बाद कौन बनेगा? के खुसरो। ये किसका पुत्र है? शहजादा मोहम्मद का। इसको वो करा दिया। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वासों ने उसके खिलाफ रहा। ये जब राजा बनाया इस समय बलबन जीवित है। के खुसरो जब राजा बनाया गया तो इस समय बलबन जीवित है। और अवहेलना करते हुए जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो अवहेलना करते हुए केकुवाद को, जैसे बुगरा खां के अल्पवयस्क एक पुत्र होगा बुगरा खां का, बुगरा खां के अल्पवयस्क विलासी पुत्र, इसका पुत्र कौन है? केकुवाद। केकुवाद को सुल्तान बना दिया जाता है। के खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। इसकी क्या करवा दी जाती है? हत्या करवा दी जाती है। और केकुबाद को एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी ने यमुना नदी में फेंकवा दिया था। इसको, केकुबाद को यमुना नदी में क्या कर दिया था? फेंकवा दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद, केकुबाद के बाद 3 महीने के तक उसके पुत्र, केकुबाद का जो पुत्र है उसका पुत्र का क्या नाम है? शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स। कौन है? कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स को शासक बनाया गया। और दिल्ली सल्तनत का ये 1290 के अंदर अंतिम सुल्तान होगा। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश से समाप्त हो जाएगा और फिरोज खिलजी आगे खिलजी वंश की स्थापना कर लेंगे। गुलाम वंश के अंदर जो हमने किया उसके अंदर किसी को कोई डाउट? हाँ संजय, देखो, जो भी चल रहा है यहाँ पर वो एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है। वो किसी ना किसी पीजीटी या फिर जो स्टेट एग्जाम होते हैं, टीचिंग जो स्टेट एग्जाम होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
नहीं, कल क्लास नहीं होगी रितिका, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग कल रेस्ट ही करेंगे। बट मंडे को, जैसे मंडे को आपकी क्लास लंबी रहेगी। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल आपका ऑफ रहेगा। अगर कहते हो तो स्पीड लिस्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मोटा मोटा अच्छे से। अगर रिवीजन की जरूरत है तो हम रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आने वाली जो भी क्लासेस होगी वो बेहतरीन कंटेंट के लिए होगी, आपके लिए, और भी इससे ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बहन, थैंक यू राखी बहन। थैंक यू संजय कुमार, थैंक यू भाई। देखो, क्लास अच्छी लगे तो बाहर बताओ, अगर क्लास के अंदर कोई कमी लगे तो हमें बताओ, ठीक है, तभी हम सुधार कर पाएंगे जब आप कमी बताओगे। रितिका, टाइम बिल्कुल हम मानते हैं कि कम है, परंतु इतना भी कम नहीं कि आप तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है बहन, चिंता मत कीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, सब कुछ होगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो बिल्कुल एग्जाम के अंदर पुट हो गए ना, जो बिल्कुल डेफिनेशन होंगी, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से रहेगा वही करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। घबराइए मत, आपकी जो जिम्मेवारी है वहाँ हमारी जिम्मेवारी, आपकी जीआरएफ की जिम्मेवारी हमारी है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे बैचेस, जो बैच चल रहा है उसको परचेज नहीं किया फिलअप फॉर्म के ऊपर, हमारा बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने एंशिएंट को कंप्लीट कर लिया है। मिडियल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है और दिल्ली सल्तनत हमने शुरू किया है। इसके अंदर पेपर फर्स्ट अगर आप लेते हो तो 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए आपको मिलेगा 1499 रुपीज़ के अंदर। अगर आप पेपर सेकंड लेते हो, ओनली पेपर सेकंड लेते हो, 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए आपको मिल सकता है 2499 रुपीज़ के अंदर। अगर आप पेपर सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों लेना चाहते हो, 6 मंथ के लिए लेना चाहते हो, तो आपको 2499 आपको पे करना होगा। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड लेना चाहते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए, तो 4499 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर आप कोड यूज करते हो VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलअप फॉर्म के हर बैच के ऊपर।
हमारी जो भी क्लासेस रहती हैं उनके जो भी नोट्स होते हैं और हमारे नोट्स आपको हमारी ऐप पर मिलेंगे और ऐप हमारे प्ले स्टोर के अंदर है, फिल फॉर्म के नाम से है। आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड जो है वो फ्री है, आप बिल्कुल उसको डाउनलोड कीजिए और साइन अप कीजिए हमारे साथ और ज्वाइन कीजिए हमारे न्यू बैचेस जो स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री के जो बैच है न्यू, उसको ज्वाइन कीजिए। तो आज की इतिहास की ये कार्यशाला यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे इतिहास से जुड़े नए तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बहन, थैंक यू। चलो।